के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं बाबा साहब के ऐसे क्रांतिकारी भाषण को हूबहू आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे बाबा साहब के इस शब्दों में, जो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले 8 अगस्त 1930 को दिया था। और जो कुछ भी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब बिंदु अस्पृश्यों के संबंध में रखने वाले थे, चाहे वो प्रतिनिधित्व की बात हो या फिर नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात हो, राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात हो, समान नागरिकता की बात हो, इस तरह की महत्वपूर्ण बातों को लेकर बाबा साहब के द्वारा कही गई यहाँ पर, खासकर आज जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो दलित वर्ग और स्वराज से संबंधित है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ है, एक चाइना की दर्जी की कहानी भी बाबा साहब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ही हम आपके समक्ष रखने वाले हैं कि वो आखिर चाइना की दर्जी की कहानी है क्या, ये हम आपको बताएंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाकर अंग्रेजों को भी सुनाते हैं। जन्म से विषय अखंड भारत हमारा ध्येय है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और इसी विषय के अंतर्गत 8 अगस्त 1930 को बाबा साहब का जो क्रांतिकारी स्पीच है उसका 11वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से। 11वां भाग पेज नंबर 211 से 214 तक, ये इसी भाग में बाबा साहब का जो स्पीच है महत्वपूर्ण, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आपके सीमित उद्देश्य के लिए ही सही इस प्रश्न के बारे में गौर से सोचिए। अंग्रेजों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण आपकी हालत बेहद दयनीय थी। अंग्रेजों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण आपकी हालत बेहद दयनीय थी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आपकी अस्पृश्यता को मिटाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया? अंग्रेजों के आने से पहले आप लोग गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। आपको अपना वाजिब अधिकार दिलाने के लिए क्या अंग्रेज सरकार ने कोई कोशिश की है? अंग्रेजों के आने से पहले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्या अब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? ये बात बाबा साहब कहते हैं 8 अगस्त 1930 को स्पीच देते हुए। अंग्रेजों के आने से पहले आप पुलिस की नौकरी में शामिल नहीं हो सकते थे, क्या अब हो सकते हैं? क्या अंग्रेज सरकार आपको पुलिस की नौकरी में शामिल करती है? अंग्रेजों के आने से पहले आपको सेना में भर्ती होने की इजाज़त नहीं थी, क्या अब ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है? बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, इनमें से किसी भी सवाल का आप जवाब हामी भरकर जवाब नहीं दे सकते। जिन्होंने इस देश पर इतने लंबे अरसे तक राज किया, वे कोई ना कोई अच्छी बात हमारे लिए जरूर करते हैं, लेकिन आपकी हालत में नियम से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आया है। जिस मामले से आपका ताल्लुक है, उन सभी बातों को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से यथास्थिति बनाए रखी है। किस तरह से, एक कहानी सुनाते हैं बाबा साहब यहाँ पर। कहते हैं कि एक बार किसी चीनी दर्जी के पास नया कोट बनवाने के लिए दिया गया। नमूने के लिए साथ में एक पुराना कोट भी दिया गया। उसने बड़े गर्व के साथ बिल्कुल हूबहू कोट सिलकर दिया, थिग्गर थेगलियों कटे फटे हिस्से समेत। ब्रिटिशों के राज में भी आपके समाज की रचना में जो दोष थे, वर्ण व्यवस्था की जो थेगलियां थीं, वे उन्होंने ठीक करने के बजाय जैसे थी वैसे ही रखी। और इससे भी आगे जाकर मैं ये कहूँगा कि अंग्रेज़ों की पूरी शक्ति और सिद्धांतों के बारे में सोचकर लगता है कि आपके दुख दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी शिकायतें दूर करने और यहाँ की समाज रचना में बदलाव करने की क्षमता और कुव्वत ही अंग्रेज सरकार के पास नहीं है। और जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आती, तब तक आप अपने दुख का निवारण नहीं कर सकते। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट संकेत देते हैं कि यदि आपको अपने दुख का, शोषण का, अत्याचार का सटीक निवारण चाहिए, तो आपको अपनी शासन सत्ता स्थापित करनी होगी। भारत के अंदर बाबा साहब का ये अधूरा सपना है मेरे साथियों, कि पूरे देश में बौद्धमय शासन सत्ता स्थापित हो, ऐसा बाबा साहब हमेशा चाहते थे। और चाहते ही नहीं थे, बल्कि ये आज की आवश्यकता है
और उस समय की भी आवश्यकता थी, क्योंकि सत्ता, शासन सत्ता के द्वारा ही आप अपने दुखों का निवारण, अपने समाज के दुखों का निवारण कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं जब तक यहाँ इस देश में अंग्रेजों का राज है, वह जब तक जस का तस कायम रहेगा, तब तक आपके हाथ में सत्ता की हिस्सेदारी नहीं आएगी। केवल स्वराज्य द्वारा संवैधानिक अधिकार मिलने की स्थिति में ही आपके हाथ सत्ता आने की संभावना है, जिसके सहारे आप अपने लोगों को मुक्ति नहीं दिला सकते। मैं जानता हूं कि अपने देश के बहुसंख्यक लोगों के हाथों में स्थित स्वराज यानी लगभग भूतों का बाजार है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अपने देश के बहुसंख्यक लोगों के हाथों में स्थित स्वराज यानी लगभग भूतों का बाजार है। दलितों पर हमारे देश के लोगों ने जो अन्याय किया, अत्याचार किया, जोर जबरदस्ती पेशवा के युग में की जाती थी, वह भी मुझे पता है। मुझे डर लगता है कि कहीं आगामी स्वराज में भी हम पर इस प्रकार के अत्याचार न होते रहें। लेकिन सज्जनों, अगर कुछ समय के लिए आप भूतकाल को भूल जाएं और भावी स्वराज के कुछ वर्गों से आम जनता की रक्षा के लिए रक्षा करने वाले संविधान प्रदत्त प्रावधानों के बारे में यदि आप सोचें, तो भावी स्वराज में भूतों का बाजार दिखाई देने के बजाय आपको अपने हाथ में सत्ता आने की संभावना दिखाई देगी और अन्य लोगों के साथ आप भी इस देश के सार्वभौम राज्यकर्ता बनेंगे। कितनी आशावादिता के साथ, कितना विश्वास है बाबा साहब को इस बात पर कि जब हमारा अपना संविधान होगा, हमारे देश का संविधान होगा, तो आपको सत्ता मिलने की संभावना दिखाई देगी और उसके माध्यम से आप राज्यकर्ता बनेंगे, शासनकर्ता बनेंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भूतकाल का भूत आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। मतलब भूतकाल में जो परिस्थितियां हमारे ऊपर आई हैं, शोषण अत्याचार हुआ है, उसे हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो हमें बाबा साहब द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान और सारे संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्पित होना होगा। भूतकाल में क्या कुछ हुआ उसको भूलते हुए भविष्य में भी हमारा भारतीय संविधान संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें सार्थक प्रयास करने होंगे। बाबा साहब का आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का एक बड़ा संदेश ही है, अपने निर्णय पर आप किसी भी डर का अथवा उपकार का असर होने न दें। अपने कल्याण के बारे में सोचें। इस तरह मुझे यकीन है कि आप मान्य करोगे कि स्वराज ही आपका शहीद है। यदि ये वैचारिक सोच आपको सही लगे तो भारत के आगामी सरकार के बारे में साइमन कमीशन की योजना को आप मान्यता नहीं देंगे। कमीशन की रिपोर्ट के विस्तार पूर्वक विवेचन विश्लेषण में मैं जाना नहीं चाहता, बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। साइमन कमीशन द्वारा सुझाई गई योजना में देश की सरकार का कितना उत्तरदायित्व है, इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाकर ही मैं संतुष्ट। केंद्र सरकार के कार्यकारी मंडल के मंत्रिमंडल की स्थिति में साइमन कमीशन ने कोई भी आमूल चूल परिवर्तन नहीं सुझाया है। ये कार्यकारी मंडल जैसे अभी गैर जिम्मेदार है, वैसे ही आगे भी बना रहेगा। प्रांत का कार्यकारी मंडल विधानसभा को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे गवर्नर की सत्ता के बंधनों में जकड़ा गया है। आपातकालीन स्थिति में विधानसभा के लिए उत्तरदायी न होने वाले कार्यकारी मंडल की नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है और इस तरह कोई भी विभाग गवर्नर अपने हाथ में ले सकते हैं। सज्जनों, साइमन कमीशन की इस योजना पर मैं केवल एक ही राय व्यक्त कर सकता हूँ। इस समस्या की तरफ देखने के दो मार्ग हैं। पहला ये कि भारत की केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा कार्यकारी मंडल को कितने अधिकार दिए जाने चाहिए। दूसरी बात ये कि कार्यकारी मंडल को केंद्रीय और प्रांतिक विधानसभाओं की तुलना में किस अनुपात में अधिकार दिए जाने चाहिए। इन दो में से साइमन कमीशन ने पहले मार्ग का चयन किया है। ऐसा अगर है तो हर किसी बात में ये उत्तरदायित्व लागू किया जाना चाहिए। प्रांतिक कार्यकारी मंडल को पूरी तरह उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया गया, इसका कोई ठोस कारण मुझे दिखाई नहीं देता। और मिलिट्री और विदेश व्यापार अगर छोड़ दें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी उत्तरदायी बनाना कठिन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि हम में से कुछ लोग कहेंगे कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिलहाल दलित वर्ग
अपने तक केवल प्रांतिक राज्य सरकार तक की सीमा तय कर ले। ऐसे लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वे अपने प्रांतीय अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के बारे में अपनी राय बनाते हुए दो बातें ध्यान में रखें। पहली बात ये कि दलित लोगों के साथ साथ अन्य लोगों का भविष्य, उनका कल्याण भी अधिक व्यापक रूप से और घनिष्ठता से प्रांतिक सरकार से कहीं अधिक देश की केंद्रीय सरकार पर निर्भर होता है। और इसलिए केंद्रीय सरकार की ये चक्की कैसे चलेगी, आसानी से चलेगी भी कि नहीं, इसी पर पूरे देश की प्रगति निर्भर करती है। विधानसभा के बारे में उसे कितनी सहानुभूति है, इसी बात पर उसकी पीसने की क्षमता निर्भर करेगी। इस दृष्टिकोण से देखने के बाद पता चलेगा कि आप देश की जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। लेकिन इस निर्णय को सूचित करने के पीछे एक और नज़रिया है। सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के बारे में प्रांतिक सरकार हमेशा केंद्र सरकार की जिम्मेदार प्रतिनिधि के तौर पर रहेगी। इन दोनों को अगर एक दूसरे की सहायता से काम करना हो तो इन दोनों को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। प्रांतिक या राज्य सरकार का कार्यकारी मंडल प्रांतीय विधानसभा के प्रति जवाबदेह होने के कारण वो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना में केंद्रीय विधानसभा की जगह देश के सचिव को जवाबदेह बनाया गया है। और इस तरह सुचारू तालमेल के अभाव में आपात स्थिति में देश का प्रशासन पूरी तरह दुर्बल साबित होने की संभावना है। इसलिए आपको चाहे पसंद हो या नापसंद हो, आप प्रांतीय मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व ऐसे हालात में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नहीं सौंप सकते। तो किस तरह से यहाँ पर बाबा साहब ने कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि अंग्रेजों ने इतना लंबा समय शासन किया भारत पर, लेकिन उन्होंने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, दलितों पर हो रहे शोषण अत्याचार के संबंध में उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए, क्या ठोस कदम उठाए उन्होंने। बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, कोई ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाए, बल्कि चीनी दर्जी की तरह हूबहू जैसा पुराना कोट था, कटा फटा कोट था, वैसा नया भी कोट बनाया तो उसको भी कटा फटा यानी कि हूबहू उसी स्थिति में, यथा स्थिति में बनाए रखने की कोशिश यहाँ पर अंग्रेजों ने की है। भारत में दलितों को पुलिस में नहीं लिया जाता था अंग्रेजों के आने के पहले। अंग्रेजों के आने के बाद लंबा शासन करने के बाद भी पुलिस में नहीं लिया जाता, आर्मी में नहीं लिया जाता। एक तरह से ये देखा जाए, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, तालाबों का पानी छूने नहीं दिया जाता। और ये स्थिति अंग्रेजों के आने के पहले भी थी और अंग्रेजों के लगातार सत्ता हासिल करने के बाद भी ये स्थिति ही बनी हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि अंग्रेजों ने अस्पृश्यों के उद्धार के लिए किसी तरह की कोई ठोस पहल, ठोस कार्ययोजना के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। और बाबा साहब स्पष्ट ढंग से यहाँ पर अंग्रेज़ों को कटघरे में खड़ा करते हैं और यही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब है। यही प्रमुख बातें बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है 1930 में, 12 नवंबर 1930 को, उसमें ये महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब वहाँ रखने वाले हैं और उन्हीं बातों को यहाँ समाज के समक्ष रख रहे हैं ताकि समाज का विश्वास बाबा साहब ने हासिल किया हुआ है। और 8 अगस्त 1930 का बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में इस तरह का वैचारिकी सेंटर, जो कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा है, निर्माणाधीन है। आप भी अमूल्य योगदान अपना इसमें कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। और इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को देख रहे सभी श्रोताओं को, सभी हमारे दर्शकों को और सभी सम्मानित डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी साथियों को हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित बात करते रहें ताकि बाबा साहब की हूबहू बातों से हम आपको
परिचित कराते रहें। यही उद्देश्य है डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का। अब हम समाप्त करेंगे आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय।